हिस्ट्री एजुकेटर और हम पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया को, जिसमें करंटली वी आर स्टडिंग चैप्टर 4 एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 4, जिसका नाम है इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। हम इस चैप्टर में जान रहे हैं कि जब ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉन्क्वेस्ट की इंडिया में, जब वो यहाँ पर इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाते हैं और अपना रूल बढ़ाते हैं, सो इंडिया की क्या कंडीशन थी एट दैट वेरी टाइम। और इसलिए हम पढ़ रहे हैं मुगल अंपायर का डिक्लाइन और कैसे इतना माइटी मुगल अंपायर खत्म होता है और उसी पर नींव बनती है ब्रिटिशर्स के अंपायर की। पिछले वीडियो में हमने देखा कि क्या थे डिफरेंट रीजंस जिसकी वजह से मुगल्स का डिक्लाइन हुआ। हमने उनके इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स को जाना। वी हैव सीन कि उनके जागीरदारी सिस्टम जो था उसमें क्या क्राइसिस था, एंड वी हैव आल्सो लर्न कि उनके जो जमींदार थे उनकी एलिजेंस, उनकी लॉयल्टी कैसे शिफ्ट हो रही थी और कैसे राइज ऑफ स्मॉल रीजनल अंपायर्स की वजह से भी मुगल अंपायर में स्लोली स्लोली गिरावट आती जा रही थी। आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो उसी से रिलेटेड होगा एंड दैट इज गोइंग टू बी द राइज ऑफ रीजनल स्टेट। जब मुगल अंपायर का एंड करीब आता है तो कैसे छोटे छोटे जो अंपायर्स थे वो बड़े होने लगते हैं और कैसे अपनी इंडिपेंडेंस के लिए वो आवाज़ उठाते हैं और कैसे ग्रोथ एंड राइज होती है इन रीजनल स्टेट्स की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। The states that emerged as a result of what? Declining of the Mughal Empire. मुगल अंपायर के गिरने की वजह से जो स्टेट्स एमर्ज होते हैं, हमारी नज़र के सामने आते हैं, उन्हें हम बेसिकली 3 डिफरेंट कैटेगरीज में बांट सकते हैं। उसमें नंबर 1 होगा सक्सेसर स्टेट। सक्सेसर मतलब किसी के बाद आना, उसके फौरन बाद उस पोजीशन को ले लेना। जैसे अगर एक अंपायर हटता है तो उसके फौरन बाद जो दूसरा अंपायर आएगा उसे हम सक्सेसर अंपायर कहेंगे, और इस केस में सक्सेसर स्टेट। सो दीज वर द मुगल प्रोविंसेस दैट टर्न इनटू स्टेट्स आफ्टर ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द अंपायर। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मुगल अंपायर है एंड उसका डिक्लाइन होता है और अब ये डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे स्टेट्स में बढ़ गया, सो ये जो उसकी हर एक स्टेट होगी ये होगी उसकी सक्सेसर स्टेट, बिकॉज ये एक वक्त में मुगल अंपायर का हिस्सा थे लेकिन अभी वो ब्रेक अवे हो गए, उसी से टूटकर अपनी दूसरी पहचान बना लेंगे। सो दैट इज द सक्सेसर स्टेट्स। ये जो स्टेट होंगे सक्सेसर स्टेट, ये चैलेंज नहीं करेंगे मुगल अंपायर की पहचान को या उनकी ताकत को, जो उनकी सॉवरेनिटी होगी उससे वो चैलेंज नहीं करेंगे, बल्कि ये इंडिपेंडेंट होंगे और ये अपनी हेरिडिटरी अथॉरिटी के नाते काम करेंगे। बट ये जो इनके गवर्नर्स होंगे ये ऑटोनोमस पॉलिटी भी चलाएंगे, लेकिन इसके बावजूद ये मुगल्स को ये कहेगा चैलेंज नहीं करेंगे कि यू आर नोवेयर और अब हम यहाँ पर आ गए हैं। दे आर गोइंग टू वर्क इंडिपेंडेंटली, बट जो है देर इज नॉट गोइंग टू बी एनी चैलेंज बिटवीन मुगल्स और जो सक्सेसर्स अंपायर होंगे। और अगर हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखें तो वो होंगे अवध, बंगाल, हैदराबाद। हैदराबाद जिसका फाउंडर होगा निज़ामुल मुल्क, और जैसा कि हमने देखा था कि इन्होंने कैसे फर्स्ट इंडिपेंडेंट अंपायर डेक्कन में बनाया एंड दैट वाज हैदराबाद। सो दैट वाज द नंबर 1 टाइप। अगर हम दूसरे टाइप के रीजन्स की बात करें जो मुगल अंपायर के ख़त्म होने के वक्त उभरे, तो उनमें होंगे इंडिपेंडेंट किंगडम, आज़ाद किंगडम। सो ये जो होंगे स्टेट्स, दे केम इनटू एग्जिस्टेंस प्राइमरीली ड्यू टू डीस्टेबलाइजेशन ऑफ द मुगल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस। फॉर एग्जाम्पल, इसमें वो प्रोविंस आएंगे, वो रियासतें आएंगी जब मुगल अंपायर गड़बड़ाने लगा, जब कमज़ोर होने लगा, तो उनके ही जो प्रोविंस थे, मतलब उनके ही जो अलग अलग सूबे थे भारत भर में, वो कैसे अपनी पावर को बढ़ाएंगे और एक इंडिपेंडेंट किंगडम की नींव रखेंगे। और अगर हम इसमें एग्जाम्पल देखें तो आएगा मैसूर बहुत इंपॉर्टेंटली, एंड देन जो हमारे राजपुताना के राजस्थान के साइड के स्टेट्स हैं वो सभी आएंगे। मैसूर ऑफ कोर्स इज अ डेक्कन स्टेट, साउथ इंडिया में होगा। और अगर हम बात करें राजपूत स्टेट्स की तो वो राजस्थान के अराउंड होगा, राजपुताना में। और एक तीसरे तरीके के अंपायर्स बनेंगे और ये होंगे कंप्लीटली न्यू स्टेट्स।
So these were the states set up by the rebels against the Mughal Empire. See, अगर मुगल एम्पायर का वो एक हिस्सा है, लेकिन जब वो मुगल एम्पायर गिरने लगेगा तो वो सोचेंगे ये बेस्ट टाइम है टू रिबेल, बगावत करने का, उनके खिलाफ जाने का और अपना एम्पायर बनाने का. सो इस वक्त हम देखेंगे कि मराठा, सिख एंड जाट स्टेट्स डिफरेंट रीजंस की वजह से उनके अपने अपने डिफरेंट इक्वेशन होंगे मुगल्स के साथ, और दैट वुड लीड देम टू रिबेल अगेंस्ट द अथॉरिटी. एंड हम देखते हैं कि न्यू पावरफुल स्टेट्स का बिगनिंग होता है, और वो होंगे मराठा एम्पायर, सिख के एम्पायर होगा, या फिर जो जाट के डिफरेंट स्टेट्स बनाए जाएंगे. सो ये 3 टाइप हो गई, इंडिपेंडेंट, न्यू स्टेट्स एंड सक्सेसर स्टेट. नाउ वी वुड सी कि कौन से वो किंगडम्स थे, क्या अलग अलग रीजनल किंगडम्स हैं जो व्यक्तित्व में आते हैं मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के वक्त. सो लेट्स बिगिन. नंबर 1 इज हैदराबाद. ओके, इनका जो फाउंडर था, द फाउंडर ऑफ हैदराबाद वाज आसफ जा हाउस ऑफ हैदराबाद था. मतलब ये जैसे एक डायनेस्टी, एक हाउस है. जैसे बाबर ने मुगलिया एम्पायर की नींव रखी, मुगल एम्पायर वाज स्टार्टेड बाय बाबर. सिमिलरली एक जो हैदराबाद में एम्पायर हाउस स्टार्ट हुआ उसका नाम था आसफ जा हाउस. ओके, और इसकी नींव किसने रखी, इसे शुरू किया किलिच खान ने. ओके, बट ये पॉपुलरली नोन कैसे थे, निजामुल मुल्क. हिस्ट्री में हम नॉर्मली निजामुल मुल्क ही नाम पढ़ते हैं. किलिच खान, निजामुल मुल्क, वन एंड द सेम पर्सन, 2 नाम है. It was जुल्फिकार खान who first convinced the idea of an independent state. अगर हम देखें कि इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने की शुरुआत और ये सोच कहाँ से आती है, तो ये जुल्फिकार खान के साथ आती है. लेकिन जुल्फिकार खान जो है डेक्कन में ऐसा कर नहीं पाते, एंड बिफोर डेथ ही डाइज. ओके, ही डाइज, तो ही कुड नॉट मेक एन इंडिपेंडेंट एम्पायर. पहला इंडिपेंडेंट एम्पायर जो है निजामुल मुल्क के जरिए ही डेक्कन में बनाया जाएगा. ओके, but with his death in 1713 the dream remained unfulfilled. Kilich Khan, disgusted with the Mughal emperor who had appointed Mubaris Khan as a full-fledged viceroy of Deccan, decided to fight Mubaris Khan. अब सिचुएशन ये आती है कि क्यों निजामुल मुल्क को ऐसा फील हुआ कि ही शुड हैव अ इंडिपेंडेंट किंगडम. सो ये उस वक्त की बात है जब एक मुगल एम्परर ने मुबारिस खान नामी इंसान को वॉइसरॉय बना दिया पूरे डेक्कन का, और ये बात बिल्कुल ही नापसंद होती है निजामुल मुल्क को, और वो डिसाइड करते हैं कि वो इसके खिलाफ लड़ेंगे. एंड फाइनली न सिर्फ वो लड़ते हैं बल्कि वो डिफीट कर देते हैं, हरा देते हैं, और उसी जंग में मौत हो जाती है मुबारिस खान की. और ये जो बैटल है, ये जो लड़ाई है, ये बहुत फेमसली नेम्ड है शकरखेड़ा, और ये होती है 1724 में. अब जो कंट्रोल है डेक्कन का वो आ जाता है निजामुल मुल्क के हाथ में, और हम देखते हैं कि 1 साल बाद 1725 में ही अब वाइस रॉय जो बन जाते हैं वो होते हैं निजामुल मुल्क. और ऐसा न सिर्फ वो वाइस रॉय बनते हैं बल्कि वो खुद को ही एक टाइटल दे देते हैं, खुद को ही एक नाम दे देते हैं, और वो नाम होता है आसफ जहाँ का, जो हम देखते हैं कि बाद में वो पूरा जो उनका अंपायर है द हाउस ऑफ आसफ जहाँ के नाम से ही चलाया जाएगा. सो ये बात हो गई डेक्कन के पहले इंडिपेंडेंट स्टेट की, जो कि है हैदराबाद, स्टार्टेड बाय हुम, निजामुल मुल्क. करेक्ट. नाउ लेट्स सी दूसरा एम्पायर. दूसरा एम्पायर है वेरी फेमस अवध. सो अवध जो है, द फाउंडर ऑफ द इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटी ऑफ अवध वॉज सादत खान. ठीक है, यहाँ के फाउंडर का नाम है सादत खान. और ऑफकोर्स सी, अगर हम मिडीवल इंडिया या अर्ली मॉडर्न इंडिया में देखेंगे तो नॉर्मली लोगों के 2-3 नाम होंगे, देन दे आर गोइंग टू गिव देमसेल्फ टाइटल्स ऑल्सो, सो नो नीड टू गेट कंफ्यूज्ड. सादत खान, लेकिन वो पॉपुलरली नोन थे बुरहानुल मुल्क के नाम से. सादत खान हुआ था शिया मुस्लिम. ओके, और उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी, एक तरीके की जो कहते हैं प्लान, और एक तरीके की कॉन्स्पिरेसी को ज्वाइन किया था किसके खिलाफ, सैयद ब्रदर्स. और आई होप आप पिछले वीडियो से याद रखते हैं कौन है सैयद ब्रदर्स. तो सैयद ब्रदर्स थे किंग मेकर्स, राइट, जो लेटर मुगल्स में ये डिसाइड करते थे कि कौन राजा बनेगा और कैसे सारे मुगल जो रूलर्स हैं इनके हाथों की कठपुतली बन जाते हैं. सो वो थे सैयद ब्रदर्स. तो जो बुरहानुल मुल्क या सादत खान होंगे
वो इनके खिलाफ एक कॉन्स्पिरसी को ज्वाइन करेंगे, विच रिजल्टेड इन हिज बीइंग गिवन एन इंक्रीज्ड मनसब। और ऑफ कोर्स जब वो इसमें कामयाब हो जाते हैं और सैयद ब्रदर्स की फाइनली किलिंग हो जाती है, सो उनका जो मनसब है, उनका जो रैंक है, पोजीशन है, वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। हम बाद में देखते हैं कि ही वॉज ड्राइवन आउट ऑफ द कोर्ट, ही वॉज प्रॉम्प्टेड टू फाउंड अ न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट। और देखते हैं कि सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कि उन्हें कोर्ट से निकाल दिया जाता है और सिचुएशन उन्हें प्रॉम्प्ट करती हैं कि वो एक नया आज़ाद स्टेट बनाए। और सादत खान कमिटेड सुसाइड ड्यू टू द प्रेशर फ्रॉम नादिर शाह। और एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन देखने मिलती है सादत खान के केस में कि नादिर शाह, जो कि हम जानते हैं एक इन्वेडर था जो भारत में इन्वेड करेगा इस वक्त में, लेटर मुगल्स के टाइम पर। सो बार बार इनके इन्वेजन की वजह से और डिमांड की वजह से, डिमांड ऑफ व्हाट, ह्यूज बूटी, मतलब बहुत बड़ी रकम, बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा ट्रेजरी के डिमांड पर फाइनली वो इस प्रेशर में आकर, स्ट्रेस में आकर सुसाइड कर लेते हैं। और उसके बाद उन्हें सक्सीड करते हैं उस गद्दी पर, अवध की गद्दी पर जो नेक्स्ट इंसान आते हैं वो होंगे सफदर जंग। ठीक है, वो बनते हैं नवाब ऑफ अवध सादत खान के बाद। दैट इज द स्टोरी ऑफ अवध एंड कैसे उसका एमर्जेंस हुआ एज द रीजनल स्टेट। हम अगर अवध के बाद ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में आए सो हमें मिलता है बंगाल। अब बंगाल जो है उसके फाउंडर थे मुर्शीद कुली खान। ओके, मुर्शीद कुली खान वॉज द फाउंडर ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल। और ये बहुत ही केपेबल रूलर थे जिन्होंने बंगाल की बेहतरी के लिए बहुत काम किया और उन्होंने बंगाल को एक एकदम प्रॉस्परस स्टेट बना दिया, मतलब जहाँ पर हर चीज़ की अच्छाई थी और तरक्की थी एंड पीपल वर हैप्पी विथ इट। लेकिन हम देखते हैं कि 1727 में उनका जो बेटा होगा शुजाउद्दीन, वो उन्हें सक्सीड करेगा, यानी उनके बाद बंगाल का राजा बन जाएगा। एंड हिज सक्सेसर यानी शुजाउद्दीन के बाद विल सी के सरफराज खान is going to be the ruler of Bengal, but he was killed in 1740। लेकिन जो सरफराज खान है उनकी हत्या हो जाएगी 1740 में। किसके जरिए? अली वर्दी खान नाम के इंसान के जरिए। अब हमें जानना होगा कि कौन है अली वर्दी खान। सो ये होंगे डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार। बंगाल के नियर एक और रीजन होगा बिहार का, वहां के डिप्टी गवर्नर जो होंगे अली वर्दी खान। He is going to kill whom? He is going to kill सरफराज खान जो उस वक्त बंगाल के रूलर होंगे। तो सरफराज खान की किलिंग होगी अली वर्दी खान के जरिए एंड अब वो पावर अज्यूम कर लेंगे। ऑफ कोर्स अगर रूलर को मार दिया गया है तो रूलर की पावर अली वर्दी के पास आ जाएगी एंड वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करार दे देंगे एंड मुगल एम्परर को अर्ली ट्रिब्यूट देंगे, ईयरली ट्रिब्यूट देंगे एंड अल्टीमेटली अब बंगाल जो है अली वर्दी खान के हाथ में आ चुका है। स्टार्ट किसके जरिए हुआ था? मुर्शिद कुली खान के जरिए, लेकिन अल्टीमेटली उनका जो सक्सेसर होगा सरफराज खान, उसे अली वर्दी खान मार देंगे और बन जाएंगे द नवाब ऑफ बंगाल। लेट्स लर्न अबाउट द ब्रेव राजपूत्स। जो राजपूत होंगे दे ट्राई टू रीस्टैब्लिश दर इंडिपेंडेंस इन द 18th सेंचुरी। वो 18वीं सदी में अपनी इंडिपेंडेंस फिर से कायम करने की कोशिश करेंगे। दिस फोर्स द मुगल रूलर बहादुर शाह द फर्स्ट। और इसकी वजह से बहादुर शाह द फर्स्ट जो होंगे, ऑफकोर्स वो मुगल रूलर है और वो नहीं चाहेंगे कि उनके जो रीजन्स है वो आज़ाद हों और अपनी अपनी रियासत बनाए, वो उसे रोकने की कोशिश करेंगे और वो मार्च करेंगे, मतलब वो हमला करेंगे, एक्ट करेंगे अगेंस्ट किसके? अजीत सिंह के 1708 में, जो उस वक्त जो है फॉर्म्ड एन अलायंस विद जय सिंह द सेकेंड एंड दुर्गादास राठौड़। तो अजीत सिंह, जय सिंह और दुर्गादास राठौड़, इन तीनों ने अपनी एक कॉन्फिडरेसी सॉर्ट ऑफ बनाई थी और बहादुर शाह इनके खिलाफ मार्च करेंगे और ये अलायंस को तोड़ देंगे एंड द सिचुएशन वॉज सेव्ड फॉर द मुगल्स। और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि ये अलायंस टूट जाता है और सिचुएशन मुगल के साइड हो जाती है। बट हम देखेंगे कि एट वन टाइम द राजपूत्स कंट्रोल द एंटायर टेरिटरी एक्सटेंडिंग फ्रॉम द साउथ ऑफ दिल्ली टू द वेस्टर्न कोस्ट।
लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते कि एक वक्त ऐसा था कि जब राजपूत के जो स्टेट था वो साउथ ऑफ दिल्ली से लेकर वेस्टर्न कोस्ट यानी उनके राजपुताना तक फैला हुआ था। लेकिन हम अगर स्पेसिफिकली बात करें अजीत सिंह, जय सिंह और दुर्गादास राठौड़ की, तो इनको बहादुर शाह द फर्स्ट के जरिए कंट्रोल कर लिया गया था एंड दे वर नॉट सक्सीडेड विद देयर अलायंस। अगर हम डेक्कन एम्पायर्स की बात करें तो वी कैन नॉट फॉरगेट मैसूर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है और ये अपीयरेंस बनाता है, मतलब ये इमर्जेंस होती है इसकी 18th सेंचुरी के आसपास। एंड ये जो टेरिटरी है ये लोकेटेड है ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के जंक्शन पर, जहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स मिलते हैं वहाँ पर ये टेरिटरी है। एंड इट वॉज रूल्ड बाय वोदेयार्स। ठीक है, इनकी जो रूलिंग डायनेस्टी थी मैसूर की वो थी वोदेयार्स की। बहुत पावर थी इनके पास एंड बहुत लोग इनकी टेरिटरी में इंटरेस्टेड भी थे क्योंकि इनकी लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक थी, जिसकी वजह से उनका जो एरिया था वो हमेशा बैटल फील्ड, हमेशा जंग का मैदान बना होता था। लेकिन हम देखते हैं कि इन द एंड द मैसूर स्टेट वाज ब्रॉट अंडर द रूल ऑफ हैदर अली, और मैसूर की जो सिचुएशन चेंज होती है वो होती है हैदर अली के आते ही। एंड ये जो स्टेट को सिर्फ रूल ही नहीं करते हैं बल्कि ट्रबल से भी निकाल देते हैं। बट लेकिन हम ये भी देखेंगे कि हैदर अली का जो कांस्टेंट बैटल, कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट चलता होगा वो चलेगा ब्रिटिशर्स के जरिए। और इवन जब उनके सक्सेसर, उनके बेटे फेमसली नोन एज टीपू सुल्तान जब गद्दी संभालेंगे तब भी हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स और मैसूर के दरमियान हमेशा बैटल्स चलती होंगी। और हम वेरी फेमस 4 बैटल देखेंगे, नाम होगा उसका एंग्लो मैसूर वॉर्स, और ये 4 होंगी, 4। और इसी में हम देखेंगे कि चौथी में टीपू सुल्तान द गैलेंटली एब्सोल्यूट वंडरफुल वॉरियर जो होंगे इंडिया के, वो अपनी जान गंवा देंगे और अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स जीत जाएंगे। लेकिन ये चारों वॉर्स जो हैं, बैटल्स जो हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अस टू सी कि मैसूर में ब्रिटिशर्स ने क्या किया था। देन अनदर वन इज केरला। सो मार्तांडा वर्मा जो है ये स्टैब्लिश करेंगे केरला में इंडिपेंडेंट रीजन। एंड ये जो स्टेट ऑफ केरला होगी, ट्रैवनकोर होगा उसका कैपिटल। उनकी जो बाउंड्रीज होगी वो एक्सटेंड करेंगे ऑफ हिज स्टेट फ्रॉम कन्याकुमारी टू कोचीन। ये उसकी हमें जोग्राफिकल लोकेशन बताई जा रही है कि कहाँ से कहाँ तक केरला था। एंड उन्होंने बहुत एफर्ट्स किए टू ऑर्गेनाइज हिज आर्मी अलॉन्ग द वेस्टर्न मॉडल एंड अडॉप्टेड वेरियस मेजर्स टू डेवलप हिज स्टेट। ही वॉज वेरी स्मार्ट एंड अहेड ऑफ हिज टाइम। उन्होंने ये समझ लिया था कि जो वेस्टर्न मॉडल ऑफ आर्मी है वो कैसे कम होकर भी हमारी बड़ी बड़ी आर्मी को हरा देता है। तो उन्होंने उनके मॉडल पे, उनके तरीके पर अपनी आर्मी को बनाने की, ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की। और उन्होंने बहुत सी न्यू टेक्नोलॉजी और मेजर्स भी अपनाए इस चीज़ को करने में, विच रियली गेव हिम अ बूस्ट, और जिसकी वजह से उन्हें बेटर चीज़ें करने का मौका भी मिला। दैट वॉज मार्तांडा वर्मा, जिन्होंने स्टैब्लिश किया था केरला का इंडिपेंडेंट स्टेट। अगर हम वापस नॉर्थ की बात करें तो वो अनदर एम्पायर इज गोइंग टू बी द जाट्स। सो ये जो थे एग्रीकल्चरिस्ट थे, मतलब खेती बाड़ी करते थे, और ये जाट सेटलर्स थे। ये अराउंड दिल्ली, मथुरा और आगरा में रहते थे। इन्होंने रिवोल्ट किया, इन्होंने बगावत की ऑप्रेसिव पॉलिसीज के खिलाफ, यानी बहुत दबा देने वाली डिफरेंट पॉलिसीज जो अपनाई गई उनके खिलाफ। किसके जरिए? मुगल रूलर औरंगजेब के जरिए। हम पढ़े रहे थे जब औरंगजेब को, तो हमने देखा था कि औरंगजेब इज गोइंग टू बी इन कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट विद जाट्स, सिख एंड मराठास। इन तीनों के साथ हम देखेंगे कि औरंगजेब कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट में होंगे। सो ऑफकोर्स उनकी ऑप्रेसिव पॉलिसीज के खिलाफ रिवोल्ट करेंगे जाट्स, और कुछ सेटबैक्स उन्हें इनिशियली मिलेंगे। लेकिन हम देखेंगे कि शुरामन और बदन सिंह, इन दोनों वेरी इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ जाट्स की वजह से वो सक्सीड कर जाते हैं जाट स्टेट बनाने में, और उसका नाम होगा भरतपुर। बट हम देखते हैं कि जो सूरजमल नाम के उनके लीडर आएंगे, उनके अंडर जो जाट पावर है वो अपनी जिनिथ पर पहुंचेगी, मतलब टॉप मोस्ट वो कब होंगे? सूरजमल की लीडरशिप में। और इन्होंने सिर्फ उन्हें एक एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं दिया सूरजमल ने, बल्कि उन्होंने उनकी जो टेरिटरी है
उसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंड किया, और जो भरतपुर का उनका जाट एम्पायर था वो बहुत ही ज़्यादा तरक्की करता है। उनका जो स्टेट है एट दैट टाइम सूरजमल के अंदर, उसकी जो टेरिटरीज है वो गंगा में ईस्ट से शुरू होकर चंबल की घाटी साउथ तक पहुंचती है। उनके जो सूबास थे वहां पर आगरा, मथुरा, मीरठ और अलीगढ़ के एरियाज भी उनके अंडर आते थे। लेकिन हम देखते हैं कि जाट स्टेट इवेंचुअली सफर करेगा एक डिक्लाइन के जरिए। और ये कब होगा? जब सूरजमल की डेथ हो जाएगी 1763 में। जो अंपायर है जाट का वो स्लोली स्लोली डिक्लाइन होने लगेगा। और उसके बाद हम देखेंगे जो स्टेट है वो स्प्लिट हो जाएगा, मतलब वो छोटे छोटे अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाएगा। और जो जमींदार होंगे, पेटी जमींदार, उन छोटे छोटे हिस्सों पर कब्जा कर लेंगे। और उनका जो मेन लिविंग होगा वो प्लंडर होगा, दैट मीन्स जस्ट तबाही। दे आर नॉट गोइंग टू मेक इट एंड फ्लरिश इट, बट वो सिर्फ प्लंडर होता चला जाएगा आफ्टर द डेथ ऑफ द ग्रेट सूरजमल। अब अगर हम बात करें सिख अंपायर की, द सिख्स, सो जो गुरु गोबिंद सिंह होंगे, वन ऑफ द गुरुज ऑफ द सिख, वो ट्रांसफॉर्म करेंगे सिख कम्युनिटी को इनटू अ मिलिटेंट सेक्ट। सो वो अब अपने डिफेंस के लिए, अपने रिलीजन के डिफेंस के लिए, खुद को बचाने के लिए और अपनी लिबर्टीज को बरकरार रखने के लिए एक मिलिटेंट सेक्ट में बन जाएंगे। दैट मीन्स दे आर गोइंग टू टेक अप आर्म्स। ठीक है, वो हथियार अपने हाथ में ले लेंगे। अब बंदा बहादुर नाम के जो इंसान होंगे वो लेटर लीडरशिप उठाएंगे सिख की 1708 में। और हम देखते हैं कि वो डिफीट कर दिए जाएंगे एंड ही वॉज किल्ड। और इसी वक्त होगा इन द वेक ऑफ इन्वेजन्स ऑफ नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, हम देखेंगे कि जो सिख होंगे वो वापस से अपनी पावर असर्ट कर लेंगे। जब बार बार ईरानी और पर्शियन इन्वेजन होगा भारत में, सो उस वक्त मुगल्स की हालत बहुत बुरी हो जाएगी, क्योंकि दे डोंट नो हाउ टू कंट्रोल दैट। सो ये उनका वीक सिचुएशन होगा और इसी सिचुएशन का फायदा उठाएंगे द सिख, और वो असर्ट करेंगे, वो वापस अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर अपने हाथ में ले लेंगे। और इस इन्वेजन के दौर में वो जो अपने आप को जब ऑर्गेनाइज करेंगे, सो दे आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू 12 मिसल्स। अब ये मिसल्स क्या होते हैं? इसे एक तरीके का हम कॉन्फिडरेसी कह सकते हैं, हम क्लैन कह सकते हैं, ग्रुप्स कह सकते हैं, टुकड़े कह सकते हैं। ठीक है, सो ये 12 होंगे और ये सब मिलकर कंट्रोल करेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द किंगडम को। मतलब एक बड़ा सिख का किंगडम है, बट उसके 12 मिसल्स है, 12 कॉन्फिडरेसीज है, 12 हिस्से हैं। और इस सब का क्रेडिट जो है स्टैब्लिश करने का स्ट्रॉन्ग किंगडम ऑफ पंजाब जाता है द ग्रेट रंजीत सिंह को। और ये थे बेटे महान सिंह के। और जो कि महान सिंह की अगर हम बात करें तो ये लीडर थे सुकर चाकिया मिसल के, सुकर चाकिया क्लैन के। वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, रंजीत सिंह बिलोंग टू द सुकर चाकिया मिसल। रंजीत सिंह जो है ये अपने कंट्रोल में लाते हैं बहुत बड़े एरियाज को, और वो एक्सटेंड करते हैं अपने एम्पायर को सतलज से लेकर जहलम तक, फ्रॉम रिवर सतलज टू रिवर जहलम, अ लॉन्ग ह्यूज पार्ट, और बड़ा ही फर्टाइल एरिया अपने टेरिटरी में ले आते हैं। उन्होंने लाहौर को भी कॉन्कर कर लिया 1799 में। और हम देखते हैं कि कैसे अमृतसर भी उनके कब्जे में आ जाता है 1802 के आते आते। बट इवेंचुअली हम देखेंगे कि एक ट्रीटी होगी जिसका नाम होगा ट्रीटी ऑफ अमृतसर, और ये होगी ब्रिटिशर्स के साथ। और यहाँ पर ऐसा हो जाएगा कि रंजीत सिंह को अक्नॉलेज करना पड़ेगा कि ठीक है, ब्रिटिशर्स का राइट है सिस सतलज टेरिटरीज पर, कुछ उनकी जो टेरिटरीज होगी सिस सतलज की उन्हें ब्रिटिशर्स को देनी पड़ेंगी। लेकिन उसके बावजूद रंजीत सिंह प्रूव होंगे बहुत ज़्यादा ही अच्छे एफिशिएंट रूलर, एडमिनिस्ट्रेटर, और वो अपने वक्त से बहुत आगे थे। उन्होंने जो हिसाब से अपनी आर्मी बनाई थी, उस वक्त कहा जाता था कि हैड द वन ऑफ द वेरी बेस्ट आर्मीज, क्योंकि वो इतनी मॉडर्नाइज थी। और ये उन्होंने कैसे किया? उन्होंने बहुत अच्छा डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया और यूरोपियंस की मदद से अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया और इक्विप्ड किया। ऐसा कहा जाता है कि यूरोपियंस की आर्मी के बाद सबसे अच्छी आर्मी इंडिया में रंजीत सिंह की ही थी। बट टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ हिज रेन, उनका जो रेन था, उनका दौर था, उससे खत्म होते होते हम देखेंगे कि जो इंग्लिश है, जो यूरोपियंस में सबसे इंपॉर्टेंट है, द इंग्लिश, द ब्रिटिशर्स, वो उन्हें फोर्स करेंगे एक तीन तरह की ट्रीटी में आने में, ट्राई पार्टी, जिसमें 3 डिफरेंट पार्टीज इन्वॉल्व होंगी।
और 1838 में हम देखते हैं कि शाह शुजा, इंग्लिश कंपनी और ये रंजीत सिंह तीनों अग्री करते हैं एक पैसेज प्रोवाइड करने को, एक रास्ता प्रोवाइड करने को। किन्हें? ब्रिटिश ट्रूप्स को, ब्रिटिश के टुकड़े को, उनकी आर्मी को, जो कि रास्ता गुजरेगा पंजाब से। ओके, विथ अ व्यू टू प्लेसिंग शाह शुजा ऑन द थ्रोन ऑफ काबुल। सी, अब ब्रिटिशर्स का शाह शुजा के साथ कोई ट्रीटी था, अकॉर्डिंग टू विच उन्हें बनाना था शाह शुजा को काबुल का राजा, और इसके लिए उन्हें पंजाब से गुजरना था। तो उन्होंने फोर्स किया रंजीत सिंह को कि वो एक ट्रीटी करें और वो रास्ता दे ब्रिटिश ट्रूप्स को, ब्रिटिश की फौज को पंजाब से गुजर कर काबुल जाने का, और उन्हें फोर्सफुली इस पर राजी भी किया गया। लेकिन हम देखेंगे कि 1839 में रंजीत सिंह की डेथ हो जाएगी, और उनके जो सक्सेसर्स होंगे, उनके बाद जो उस गद्दी को संभालेंगे, वो अपने एम्पायर को इंटैक्ट नहीं रख पाएंगे। दे कुड नॉट डू द डिप्लोमेसी द वे रंजीत सिंह डिड, एंड सून इनफ हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स कंट्रोल ले लेंगे पूरे एम्पायर का। द सिख एम्पायर इज गोइंग टू बी इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिशर्स। वो वक्त था रंजीत सिंह का ही, जब उन्होंने न सिर्फ अपनी डिप्लोमेसी, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन स्किल और अपनी स्किलफुल आर्मी के जरिए कब्जा जमाया हुआ था, लेकिन उनके सक्सेसर्स ये नहीं कर पाएंगे और एम्पायर ब्रिटिशर्स के हाथ में चला जाएगा। If we are talking about the Deccan, the western part of India, we cannot forget the Marathas. जो मराठास होंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे मुगल एम्पायर के गिरने में, और वो हम देखेंगे कि कैसे उनकी ग्लोरियस राइज होती है। Perhaps the most formidable province to emerge was that of the Marathas. Undoubtedly सबसे अच्छा और मजबूत प्रोविंस जो उभरा मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के वक्त, वो नो डाउट मराठास का था। अंडर द वेरी केपेबल, बहुत अच्छी लीडरशिप उन्हें मिली, जो कि उनके पेशवास के जरिए मिलती है। पेशवा जो है लीडर ऑफ द मराठास को हम पेशवा कहते हैं। द मराठास अपरूटेड मुगल अथॉरिटी, उन्होंने मुगल अथॉरिटी को निकाल फेंका मालवा से, गुजरात से, और वहां पे उन्होंने स्टैब्लिश किया उनका रूल। एक वक्त ऐसा आएगा कि वो क्लेम करेंगे चीफ इनहेरिटर्स होने का ऑफ मुगल डोमिनियन, बट एट दैट वेरी टाइम उनकी अथॉरिटी को भी चैलेंज कर दिया जाएगा। हम देखेंगे कि मराठास की पावर इतनी बढ़ जाएगी कि एक वक्त पे वो पूरे मुगल डोमिनियन को चैलेंज कर देंगे। लेकिन वहीं पर फिर से हमें देखने को मिलेगा अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन इंडिया में, एंड दिस टाइम ये लीड करेगा द वेरी सिग्निफिकेंट तीसरी बैटल ऑफ पानीपत को, और हम बात कर रहे हैं 1761 की। और इसकी वजह से पूरी सिचुएशन इंडिया में चेंज हो जाएगी। द मराठास रिकवर कर जाएंगे इस डिफीट से, जो कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में उन्हें झेलनी पड़ेगी, एंड ऑफर्ड द मोस्ट फॉर्मिडेबल चैलेंज टू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और हम देखते हैं कि इस डिफीट के बाद भी वो कैसे उभरेंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चैलेंज पेश करेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि इवेंचुअली ये जो स्ट्रगल है सुप्रेमेसी की, वो कौन जीतेगा, और कैसे ब्रिटिशर्स अल्टीमेटली सबको सरपास कर अपनी पोजीशन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बना लेंगे। अगर हम लास्ट 2 स्टेट्स की बात करें जिन्होंने राइज किया और अपने आप को एक रीजनल स्टेट के तौर पर बनाया, सो वो होंगे रोहिलखंड का स्टेट और फर्रुखाबाद। सो इनकी हिस्ट्री ऐसी है कि जो स्टेट ऑफ रोहिलखंड था, ठीक है, और जो किंगडम ऑफ बंगाश था, पठान्स का था, ओके, एंड ऑफ कोर्स वर अ फॉल आउट ऑफ अफगान माइग्रेशन टू इंडिया। हम देखेंगे कि मिडीवल इंडिया में जो है अफगान, तुरानी, दुरानी, टर्किश, पर्शियन, अरब्स, बहुत अलग अलग नेशन से लोग आएंगे भारत में और यहाँ पर सेटल हो जाएंगे माइग्रेशन के बाद, और उनमें एक बहुत बड़ा तबका होगा अफगान्स का, ठीक है, जो इंडिया में आएंगे मिड 18th सेंचुरी में। उनके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टर्मोइल उनके होम नेशन में अफगानिस्तान में हो रहा होगा, जिससे बचकर उस टर्मोइल, उस तबाही से बचकर वो अफगानिस्तान से आ जाएंगे भारत में। इसमें जो होंगे अली मोहम्मद खान, ये एडवांटेज लेंगे किसका? कोलैप्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ नॉर्थ इंडिया। दैट मीन हम बात कर रहे हैं मुगल इंडिया, मुगल एम्पायर जो कि नॉर्थ में था, जब वो कोलैप्स होगा, जब वो तबाह होगा और गिर जाएगा, तो इस सिचुएशन का फायदा उठाएंगे अली मोहम्मद खान।
और फॉलोइंग नादिर शाह इन्वेजन, नादिर शाह के इन्वेजन के बाद ये सेटअप कर लेंगे एक पेटी किंगडम, और इस किंगडम का नाम होगा रोहिला खंड। ठीक है, सो बेसिकली ये अली मोहम्मद खान ने बनाया है, और इनका जो अगर हम लीनियज देखा जाए तो ये अफगान से जाकर मिलता है। ये कहाँ पर था? सो दिस वॉज द एरिया ऑफ द हिमालयन फुट हिल्स, यानी ये हिमालय की गोद में था, बिटवीन कुमाऊं एंड इन द नॉर्थ, एंड अगर हम साउथ की बात करें तो वहां पर रिवर गंगा थी। तो अगेन वेरी फर्टाइल एरिया। ये बात हो गई रोहिला खंड की। अब ये जो रोहिलास थे, जो रोहिला खंड के रहवासी थे, जो इनहेबिटेंट्स थे, हम देखेंगे कि ये बहुत हैवीली सफ़र करते हैं इन द हैंड्स ऑफ अदर पावर्स ऑफ द एरिया। अब ऐसा तो नहीं है कि नॉर्थ इंडिया में कोई माइग्रेंट ग्रुप आकर बहुत इजीली अपनी पावर स्टैब्लिश कर लेगा और उन्हें किसी की अपोजिशन का सामना ना करना पड़े। सो ऑफकोर्स वहाँ पर जो एग्जिस्टिंग पावर्स थी, जैसे कि जाट्स या फिर जो अवध रूलर्स थे, ऑफकोर्स उन्हें उनका सामना करना पड़ता है, और रोहिलास को उसमें काफ़ी डिफीट भी झेलनी पड़ती है। यहाँ तक कि उन्हें मराठास की रैथ और ब्रिटिशर्स का भी सामना करना पड़ता है। हम देखते हैं कि मोहम्मद खान बंगाश नाम के एक अदर अफगान जो होंगे, वो एक और इंडिपेंडेंट किंगडम बनाएंगे, और ये किंगडम होगा दिल्ली के ईस्ट में, और इस एरिया का नाम रखा जाएगा फर्रुखाबाद। मीन्स इन इंडिपेंडेंट रीजन को फर्रुखाबाद के नाम से जाना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फारूक सियार और मोहम्मद शाह के रेन में बनाया जाएगा और नेम दिया जाएगा फर्रुखाबाद। सो बेसिकली रोहिला खंड एंड फर्रुखाबाद दोनों अफगान लीनियज के लोगों ने बनाया है, जो कि माइग्रेंट्स थे। वो अपने देश के टर्मोइल के बाद भारत में आकर सेटल होते हैं, और नादिर शाह के इन्वेजन के बाद सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हैं, और जब नॉर्थ में अंपायर क्रम्बल होता है, सो अपने पेटी किंगडम्स को बना लेते हैं, दैट इज़ रोहिला खंड एंड फर्रुखाबाद। सो ये तो हमने जान लिया कि क्या थे और कौन से थे वो डिफरेंट किंगडम्स। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि ये जो रीजनल स्टेट्स बनते हैं, ये ऑफकोर्स स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं होंगे कि वो पूरी दिल्ली को संभाल सके। मेरा मतलब है पूरे इंडिया में, पैन इंडिया, नो। उनका नाम ही है रीजनल स्टेट, मतलब वो अपने अपने हिस्सों में रूल करेंगे। सो उनका नेचर कैसा था, मतलब वो कैसे इन किंगडम्स थे, और उनके लिमिटेशंस, उन वो की क्या मजबूरियां थी, क्या सिचुएशन थी जिसके आगे वो नहीं बढ़ सकते थे। तो अगर हम बात करें इन किंगडम्स के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, इन प्रोविंसेस के बारे में, सो ऑफ कोर्स दे कंटिन्यू टू मेंटेन टाइज विद द मुगल एम्पीरियल अथॉरिटी एंड एक्नॉलेज द एम्परर्स इंपॉर्टेंस एज एन अम्ब्रेला। सी हमें समझना होगा कि ठीक है, ये मुगल एम्पायर से निकले, बीट उनके सक्सेसर हो या इंडिपेंडेंट हो या न्यू स्टेट्स हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुगल एम्पायर से अपने रिश्ते, अपने ताल्लुक, अपने कनेक्शंस खत्म कर दिए। जो टाइज होंगे वो बरकरार रहेंगे मुगल एम्पायर के साथ, और जो मुगल एम्परर होगा, जो राजा होगा, उसको भी कोई नज़रअंदाज नहीं कर पाएगा। इवन दो उनकी सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है, बट स्टिल, और उन्हें एक अम्ब्रेला, एक सुपीरियर पावर के तौर पर कुछ हद तक अभी भी माना जाएगा। अगर हम रिबेल चीफ्टन्स की बात करें, तो जिसमें आते हैं मराठास एंड सिख्स, तो दे आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज द मुगल एम्परर एज द सुप्रीम अथॉरिटी। जैसे कि मैंने कहा, उन्हें सुप्रीम अथॉरिटी के तौर पर स्टिल माना जाएगा। अगर हम पॉलिटी की बात करें इन दीज स्टेट्स, तो ऑफकोर्स इट वॉज वॉट इन कैरेक्टर, रीजनल इन कैरेक्टर। रीजनल मतलब इलाकाई, उनके कस्बे में, उनके एरिया में ही उनकी पावर है, पूरे इंडिया में, पूरे देश में नहीं है। एंड फंक्शनल विथ कोलैबोरेटिव सपोर्ट। अब आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर नया स्टेट इमर्ज होगा, तो उसके पास इतनी ताकत नहीं है, पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी, कि वो सब कुछ अकेले खुद ही राजा कर ले। उन्हें कोलैबोरेशन, उन्हें मदद की ज़रूरत होगी, और ये कोलैबोरेटिव सपोर्ट उन्हें मिलेगा डिफरेंट लोकल ग्रुप्स के ज़रिए। और इन ग्रुप में होंगे ज़मींदार, मर्चेंट्स, जो नोबल होंगे, या फिर जो दूसरे और चिफ्टन्स होंगे। इन सब के कोलैबोरेशन से ये स्टेट्स की पॉलिटी चलेगी। अगर हम इन प्रोविंशियल रूलर्स की बात करें, तो दे हैड टू टेक केयर ऑफ दीज लोकल इंटरेस्ट इन ऑर्डर टू मेंटेन देमसेल्व्स। और अगर वो इन सभी लोगों को इग्नोर कर देते, अगर वो वहाँ के ज़मींदार, मर्चेंट या नोबल्स को खातिर में ना लाए, सो इट्स नॉट पॉसिबल कि उनका नया नया स्टेट अच्छे से चल पाए। उन्हें इन सब के कोलैबोरेशन की ज़रूरत थी।
एंड ऑफ कोर्स वहां पे भी एक्सेप्शंस होंगे, अगर हम इन स्टेट्स की बात करें तो सब एक जैसे नहीं होंगे। सो इनमें एक्सेप्शन में हमें बात करनी है मैसूर की, जिन्होंने किसी भी लोकल चीफटेन को रिकॉग्नाइज नहीं किया और अपने आप में अकेले अपनी पावर को स्टैब्लिश किया और सुप्रीमली अपनी पॉलिटी को चलाया। डेक्कन में मैसूर, जो कि हमने देखा हैदर अली का स्टेट था। द रीजनल स्टेट हैड सर्टन लिमिटेशंस, ऑफ कोर्स उनकी भी कोई लिमिटेशंस थी, और वो ये थी कि द प्रोविंशियल रूलर्स फेल्ड टू डेवलप अ सिस्टम बेस्ड ऑन साउंड फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। एक नया स्टेट, छोटा स्टेट जो अभी उभरा है, इट इज़ नॉट ईजी कि आप वहाँ की फाइनेंस को, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को और मिलिट्री को सबको बहुत ईजीली ऑर्गेनाइज कर पाए। सो हम देखेंगे कि जो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स है वो इन सब चीज़ों में फेल हो जाते हैं। सम ने बहुत कोशिश की उसे मॉडर्नाइज करने की, अगेन उसमें नाम आता है मैसूर का। लेकिन अगर हम ऑन द होल कंप्लीटली सिचुएशन देखें, सो ये सब जो रीजनल स्टेट्स से बहुत बैकवर्ड थे साइंस और टेक्नोलॉजी में, और इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो बनता है इन सभी स्टेट्स का, वो था कांस्टेंट वॉरफेयर। किनके साथ कांस्टेंट वो जंग में थे? अपने नेबरिंग रीजनल पावर्स के जरिए। सी, अभी हमें यहाँ पे समझना होगा कि जब इंडिया में मुगल एम्पायर था, या कोई भी एम्पायर अगर पूरे इंडिया में या एक बड़े इलाके में होगा, सो उसके जो नेबर्स होंगे मेजॉरिटिवली, उन्हें इस बात का दबदबा होगा कि ये इतना बड़ा एम्पायर है, दे वुड बी फियरफुल उन पर अटैक करने को। लेकिन अगर छोटे छोटे बहुत ज़्यादा किंगडम है, तो हर किंगडम सोचेगा कि मैं मेरे बाजू वाले किंगडम पर अटैक कर कर उसे अपने अंदर ले लूँ, अपने किंगडम को एक्सपांड कर दूँ। और यही होगा कि रीजनल जो पावर्स होंगी वो कंटिन्यूसली अपने नेबर्स पर अटैक करेंगी, और ये कांस्टेंट वॉरफेयर हर किसी के सिस्टम को हिलाकर रखेगा। कभी भी स्टेबिलिटी नहीं होगी, हर कोई एक दूसरे से जंग में लड़ता ही रहेगा, जिसकी वजह से उनकी पॉलिटिक्स बर्बाद होगी, इकोनॉमी का बहुत ही लॉस होगा, और वहाँ के लोगों में भी एक तरीके का पीसफुल माहौल नहीं रह पाएगा। हम जानते हैं कि जो स्टेट्स होंगे, रीजनल स्टेट्स, ये स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं होंगे कि वो मुगल पावर को चैलेंज कर पाए। यस, मीन्स वो लोग उसके खिलाफ आवाज उठाकर अलग हो जाएंगे, पर इट डज नॉट मीन कि वो उसे रिप्लेस कर सकते हैं कंटिन्यूअसली और एट अ पोजीशन कि वो ऑल इंडिया राजा बन जाए। वो उन्हें चैलेंज इस लेवल पर करेंगे कि उनसे अलग होकर एक इंडिपेंडेंट किंगडम बना लेंगे, लेकिन दैट डजेंट मीन कि जो उनका इंडिपेंडेंट किंगडम होगा वो ऑल इंडिया हो जाए, नहीं, वो स्टिल रीजनल ही होगा। फिर हम देखते हैं कि जो जागीरदारी का क्राइसिस होगा, जो मुगल्स ने भी झेला है, वो कैसे बढ़ जाएगा, और कैसे उनकी इनकम जो है डिक्लाइन हो जाएगी, एग्रीकल्चर की भी। और हम देखते हैं कि जो कंटेंडर्स होंगे शेयर के लिए, अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए और इस सरप्लस में अपना हिस्सा बरकरार रखने के लिए, कैसे उनमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। लेकिन इन सब के बावजूद एक चीज़ जो अच्छी तरीके से चलती होगी वो होगी हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल, दैट मीन्स फॉरेन ट्रेड। अब वो हमेशा ही प्रॉस्पेरस ही रहेगी। लेकिन सिर्फ ट्रेड की वजह से पूरी इकोनॉमी नहीं चल सकती। तो जो इन रीजनल स्टेट की इकोनॉमी होगी वो स्टैग्नेटेड होगी, मतलब रुकी हुई होगी, उसमें कोई तरक्की नहीं होगी। सो दैट वाज द कंडीशन ऑफ द रीजनल स्टेट्स, जो कि मुगल एम्पायर के टूटने के वक्त अपनी इमर्जेंस बनाते हैं और कैसे स्टैब्लिश करते हैं अपने रूल्स को। हमने देखा ओवरऑल इंडिया कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स बनाए गए।